हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि कल हम लोगों ने 5 राज्यों के चुनाव के बारे में वहाँ तक पढ़ लिया था। उसके बाद आज से जो हमारा आर्टिकल नया शुरू होगा ये संविधान संशोधन विधेयक के ऊपर है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। आई होप कि जो सीरीज़ चल रही है वो आप सब लोगों को पसंद आएगी। और ये जो बुक है हमारी पूरी आई दृष्टि, ये घटना चक्र की एक बुक है। और अगर आप इसको ख़रीदना चाहें तो आप ख़रीद सकते हैं। वहाँ से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, वो जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उनको आप देख के हाईलाइट कर सकते हो, या फिर आप मैं जो बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट बातें वो आप लिख सकते हो। तो ये जैसे भी आपको बेटर लगे, आया जो सुविधा आपको अच्छी लगे उस हिसाब से आप करंट अफेयर क्लास कर लेना। बाकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे इस क्लास करने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बुक बहुत मोटी है, मैंने शायद आपको कल इसका दिखाया था, 240 के समथिंग इसमें पेजेस हैं। तो हाँ, 240 पेज हैं। तो आई थिंक ये पूरी बुक पढ़ना याद करना बहुत टफ हो जाती है। तो एज ए स्टूडेंट्स हमें एज ए कॉम्पिटिटर हमें ये देखना होता है कि कौन सी क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो वही हमें पढ़नी है और इसी उद्देश्य से ये मैं बुक को ले गया हूँ। इससे आपका ये हो जाएगा कि जो लोग इस बुक से पढ़ रहे हैं, खास स्पेशली उन्हीं के लिए बनाई जा रही है सीरीज़, कि जो लोग इस बुक से पढ़ रहे हैं उनके लिए मतलब ईजी बना दूँ ये रास्ता, सिर्फ यही टारगेट था। उसके अलावा फिर मैंने सोची कि जब बता ही रहे हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी बताओ जो लोग बिना बुक के पढ़ रहे हैं, या जो लोग पहली बार करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए करंट अफेयर समझने में पढ़ने में सहायक हो। तो ठीक है, फिर आते हैं आज के आर्टिकल पर। आज का हमारा आर्टिकल है कि संविधान संशोधन विधेयक। तो कौन सा था ये 131वां संविधान संशोधन विधेयक था। तो इसके बारे में एक खबर है, वो खबर पढ़ते हैं पहले कि संविधान विधेयक 2026, इसके बारे में क्या है कि 16 अप्रैल 2026 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था इसे, लेकिन 17 अप्रैल को लोकसभा में आवश्यक विशेष बहुमत प्राप्त न होने के कारण ये पारित नहीं हो सका। और मतदान में 298 सदस्य इसके पक्ष में थे और 230 जो सदस्य थे, मतलब हमारे एमपीज़ थे, वो इसके विपक्ष में थे। कुल 528 उपस्थित थे और मतदान कर रहे थे। इसीलिए इसे पारित होने के लिए मतलब 352 वोट की आवश्यकता थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई क्योंकि 298 वोट मिले, तो 14 मतों से ये असफल हो गया था। तो पहले तो ये 131वां संविधान संशोधन विधेयक क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये क्या था कि संविधान की मौजूदा व्यवस्था में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या, अभी जो वर्तमान लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है एमपीज़ की, वो 550 है लोकसभा में, जिसमें राज्य के अधिकतम मतलब जो राज्य से आते हैं वो 530 राज्य से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से ये व्यवस्था थी। तो जो 131वां संविधान संशोधन विधेयक था, इसने क्या किया था कि जो सीमा को, जो 550 की सीमा थी, इसको बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा था, जिसमें राज्य में मतलब 815, मतलब 530 की जगह 815 करने हैं, और जो यूटी हैं वहाँ पे 20 की जगह 35 करने थे। तो यही था जब ये संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा के सदस्यों में मतलब, और इसमें ये था कि 850 जो होंगे वो हमारे लोकसभा में हो रहे हैं, लेकिन जो हमारी राज्य विधायिका है इस पर कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एक तो ये बात थी। तो इसी से रिलेटेड कुछ मतलब ये जो संविधान संशोधन विधेयक अगर हो जाता तो इस पर कुछ अनुच्छेद हैं संविधान में, उन पर कुछ इम्पैक्ट करते, उन पर उनकी व्याख्या में उनके बारे में कुछ नए प्रावधान जोड़े जाते। वे कौन कौन से उन पर बात करते हैं। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ये लागू होने वाला है। इस हो सकता है अभी मानसून सत्र चल रहा है, इसमें ये पारित हो जाए, और नहीं होगा तो अगले सत्र में पारित हो जाएगा। सरकार इसको लेकर बहुत अग्रेसिव है, तो ये पारित कर ही लेगी। तो इसको थोड़े से अच्छे से पढ़ लो, ये आगे के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या क्या था, इस विधेयक ने अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 में जनसंख्या की नई व्याख्या, जो जनसंख्या कहते नहीं, उसकी नई व्याख्या प्रस्तावित की थी। इसका अर्थ ये था कि जनसंख्या वही मानी जाती है जो ऐसी गणना से प्राप्त हो जिसे संसद कानून बनाकर निर्धारित कर सके। तो अब ये क्या कर रहे थे, अनुच्छेद क्या कहते हैं, इन आर्टिकल्स में क्या था, तो अनुच्छेद जो 82 है, 81 और 82 और अनुच्छेद 170 में प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य ये था कि लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के आवंटन और उसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या में थोड़ी सी मतलब इंक्रीज करना था, उनका निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्निर्धारण यानी परिसीमन करना था।
और ये सारी चीज़ें इसमें थी। तो अब ये हम थोड़ी सी आर्टिकल्स आए तो इनके बारे में बात कर लेंगे। जो आर्टिकल 55 है ये राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात कहता है, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो होती है वो राज्य विधानसभा के राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के सदस्य निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के सदस्य ये भाग लेते हैं। तो वही सारे, क्योंकि जब इनकी संख्या बढ़ेगी तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी कुछ चेंज आएगा, इसीलिए इसके लिए अनुच्छेद क्या कहते हैं 55 जोड़ा गया था। अनुच्छेद 81 में जो होता है वो 81 लोकसभा मतलब 79 में हमारा संसद है, 81 में राज्यसभा है और 82 में है वो लोकसभा है। तो 82 जो है वो लोकसभा के लिए है, 170 है वो विधानसभा में, मतलब उसकी लोकसभा की सीटों के बारे में बात करेगा, लोकसभा के बारे में बात करेगा, उसकी सीटों के बारे में बात करेगा। 170 है वो विधानसभा के बारे में बात करेगा, विधानसभा की सीटों के बारे में बात करेगा। संविधान है जो अनुच्छेद तुम्हारा 330 जो है हमारा वो लोकसभा में SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण हो उसके ऊपर बात करेगा। और अनुच्छेद 332 है वो विधानसभाओं में SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण की बात करेगा। SC और ST के से आई थिंक आप सब लोग अच्छे से रूबरू वाकिफ़ होंगे, और नहीं हो तो मैं बता दूंगा। जो SC होता है वो अनुसूचित जाति होती है और ST होती है वो अनुसूचित जनजाति के बारे में बात करी गई है। तो इसको लेकर इन लोगों ने बात करी थी। फिर इसके बाद और क्या थी इसमें, एक इम्पोर्टेंट बात और है कि ये जो क्या करेगा वो ये कह रहा है कि ये पूरे देश ये पूरे विधेयक का तीसरा और सबसे जो संवेदनशील पक्ष था वो ये था कि महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण के क्रियान्वयन का प्रश्न आया था। अब जैसे आपको पता है कि जो मतलब जो विधेयक था जो इन्होंने जो किया था वो पारित नहीं हुआ था, 17 अप्रैल को फेल हो गया था। तो प्रधानमंत्री ने शायद मुझे याद है 17 अप्रैल को या 18 अप्रैल को देश के नाम संबोधन करके ये एक बहुत बड़ा भाषण दिया था, लगभग 1 घंटे का। तो उन्होंने उसमें भी ये बात कही थी कि महिलाओं का आरक्षण, वो महिला विधेयक नाम दिया था। सरकार के अपने एजेंडे होते हैं, विपक्ष के अपने एजेंडे होते हैं, तो लोगों को पार्टियां को उन्होंने थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया था। तो इसका ये उद्देश्य था कि अगर जो हमारा महिला आरक्षण की बात हुई है, कौन सा महिला आरक्षण से रिलेटेड कौन सा संविधान संशोधन था, वो था हमारा 106वां था शायद, 106वां था। उसमें ये था कि लोकसभाओं में और विधानसभाओं में जो महिला प्रतिनिधि होंगे वो एक मतलब हर विधानसभा में और लोकसभा में जो महिला प्रतिनिधि होंगे वो उनकी संख्या 1/3 करनी है, मतलब 1/3। अगर 100 हैं तो 1/3 उसमें वुमेन्स होंगी। जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी हैं उनमें 1/3 वुमेन्स आरक्षण होगा। तो वो ये था कि वो जो परसीमन हो जाएगा, मतलब ये जो 131वां विधेयक आया था कि अगर जो परसीमन हो जाएगा तो परसीमन में संख्या बढ़ जाएगी, उसके बाद वो लागू होगा। तो इसीलिए महिला आरक्षण का जो बिल आया था या महिला आरक्षण जो रुका हुआ है वो परसीमन जैसे ही हो जाएगा उसके बाद महिला आरक्षण भी उसमें ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा। इसके बारे में उन्होंने आगे बात करी है कि महिला आरक्षण के मामले में 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 ने लोकसभा, राज्यों की विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब दिल्ली विधानसभा में महिलाओं का आरक्षण का प्रावधान किया था। इस संशोधन के अंतर्गत आरक्षण लागू होने की शर्त ये थी, देखो आगे बात ना, कि 106वें संविधान संशोधन के प्रारंभ के बाद पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित हों और उसके बाद परिसीमन किया जाएगा। अब जैसे मान लो परिसीमन, अभी हमारा ये 131वां संविधान संशोधन विधेयक अगर हमारा क्या कहते हैं मान लो पारित हो जाता तो फिर उसमें अब जनगणना हो रही है हमारी, तो 2027 में जनगणना हो जाएगी। जैसी जनगणना होगी उसके आधार पर जैसे जैसे सीटें, कितने राज्य को कितनी सीटें मिल रही हैं, कहाँ पे कितनी विधानसभा की सीटें मिल रही हैं, उसी के आधार पर फिर प्रत्येक राज्य में और लोकसभा में हमारी महिलाओं का आरक्षण 1/3 निश्चित हो जाता। तो ये शर्त थी इसकी महिला आरक्षण की, ये उस पर अटका हुआ है। अब ये बात आ गई कि परसीमन के बारे में बहुत सुनना है कि भी एक जो 131वां संविधान संशोधन विधेयक था वो परसीमन से था। तो परसीमन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि परसीमन विधेयक 2026 का जो मुख्य उद्देश्य था वो कह रहा है कि निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन करना और जनसंख्या के आधार पर संसदीय और विधानसभा सीटों का पुनर्वितरण करना था, जिसे वर्ष 1976 से लागू सीटों के आवंटन पर लगी रोक हटाई जा सकती है। अब इसमें क्या हुआ था कि ये ना 1976 में हो गया था, 56 में हुआ है आई थिंक, मुझे लग रहा है 56 में हुआ है, फिर 66 में हुआ है, फिर 76 में हुआ है और 3-4 बार हुआ है। मेरे को ये चीज़ अभी याद नहीं आ रही है।
56 में हुआ है, 76 के बाद नहीं हुआ है। फिर उसके बाद 76 के बाद 2002 तक 25 वर्ष के लिए बढ़ा दिया था। फिर 2002 में 2025 तक फिर से बढ़ा दिया था 23 वर्ष के लिए। तो ऐसे करके उसको बार बार संशोधित मतलब आगे के लिए एक्सटेंड कर देते थे। तो वो अभी ये ख़त्म होने वाला था। दूसरी बात यह है कि इसके अंतर्गत परिसीमन आयोग मतलब डिलिमिटेशन कमीशन का एक गठन का प्रस्ताव था इस मतलब 31वें संविधान संशोधन में। और क्या था जिसमें क्या होगा हमारा, जिसमें एक अध्यक्ष होता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो रहा हो, या फिर जो मतलब मुख्य निर्वाचन या हो, मतलब कोई उच्चतम सुप्रीम कोर्ट का कोई जज, या तो वो रिटायर्ड जज होगा, या फिर प्रेसिडेंट में वो जज हो जाएगा, या फिर कोई क्या हो जाएगा, मुख्य निर्वाचन आयोग CJI हो सकते हैं हमारे CJI नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, मतलब जो होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कमिश्नर ऑफ इंडिया, वो हो सकते हैं। या फिर कौन हो सकता है इसमें हमारे, या फिर इसमें एक व्यक्ति और दे रखा है, मतलब जो निर्वाचन आयुक्त होगा वो किसी को नॉमिनेट कर देगा। तो ये इन सब का प्रावधान था इसमें। और इसको लेकर इतनी बातें थी। तो थोड़ा परिसीमन के बारे में और देख लेना, और मतलब जो आएगा हमारा, और थोड़ी सी बातें संविधान, क्योंकि संविधान संशोधन के ऊपर बात चल रही थी, 131वां संविधान संशोधन आया था, तो उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। ये विधेयक था, तो अब ये संविधान संशोधन विधेयक था। तो सबसे पहले तो विधेयक क्या होते हैं इसी पे बात करते हैं हम लोग, फिर संविधान संशोधन में बात करेंगे। तो विधेयक क्या होते हैं, ये आप एक बार लिख सकते हैं अगर लिखना चाहेंगे कि विधेयक वह प्रस्ताव है जिसे संसद या राज्य विधानमंडल में नया कानून बनाने या पुराने कानून में संशोधन करने या किसी कानून को समाप्त करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। विधेयक जो होता है, जब दोनों सदन विधेयक को पारित कर देते हैं और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है, तब वह विधेयक अधिनियम बन जाता है। तो ये विधेयक की परिभाषा होती है। विधेयक कितने प्रकार के होते हैं भाई, कभी कभी कुछ विधेयक तो ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिक पास हो जाते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता है। फिर ये विधेयक नहीं क्यों नहीं पास हुआ, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे है साधारण विधेयक है, कोई छोटी मोटी जैसे कोई रूल्स बनाने के लिए लेकर हो गया या ऐसा कोई हो गया, तो वो साधारण विधेयक के नाम से जानता है। ये 6 प्रकार के हैं। वैसे तो काफ़ी और भी होते हैं जो हमें पढ़ाए नहीं जाते हैं, अगर आप उसका फिलॉसफी पढ़ोगे तो आते हैं, लेकिन जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5 ही विधेयक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साधारण विधेयक है, ये साधारण बहुमत से हो जाता है। साधारण बहुमत का मतलब होता है 1 मतलब 1/2 या फिर 50% + 1। जैसे मान लो हमारे यहाँ पे 550 की वो लिमिट है, तो 275 + 1 मतलब 276 पे हो जाएगा। ये था। ऐसे ही धन विधेयक होता है, वो भी साधारण बहुमत से पास होता है। जो संविधान संशोधन विधेयक होता है, इसे विशेष बहुमत से पास किया जाता है। विशेष बहुमत मतलब 2/3 जो उपस्थित होते हैं उनका मतलब साधारण विधेयक प्लस जो वहाँ पे जो होते हैं उसका 2/3 जो मतलब मौजूद होते हैं वहाँ उपस्थित होते हैं, उनके 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तो वो संविधान संशोधन विधेयक होता है, एक निजी विधेयक होता है और एक सरकारी विधेयक। ये सारे साधारण बहुमत से पास होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं विधेयक, एक बार सुनिए दोबारा से। साधारण विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, निजी विधेयक और सरकारी विधेयक। तो ये तो हमारे विधेयक के बारे में बात होगी। और फिर अब आते हैं हम संविधान संशोधन अधिनियम। कितने संविधान संशोधन अधिनियम हो गए। जब जो विधेयक पास हो जाता है तो फिर वो क्या बन जाता है, हमारा अधिनियम बन जाता है। तो कौन सा अधिनियम, अभी कितने हो गए, तो अभी 106 तक हो चुके हैं। 106 में था वो 2023 में पास किया गया था। महिला आरक्षण यही था 106वां। इस पर 1/3 सीटों पर महिलाओं का आरक्षण की बात करी गई है। कुछ और विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक हैं जो अधिनियम बन गए हैं। तो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जो तुम्हें याद रखने, 101वां रख लेना GST को लेकर। ये एग्जामिनर का सबसे फेवरेट संविधान संशोधन अधिनियम है। एक 73वां और 74वां। 73वां हुआ था वो 1992 में और 74वां हुआ था वो 1993 में था। और 73वां किससे संबंधित है, पंचायत राज व्यवस्था से, और 74वां है वो नगर निकाय से मतलब संबंधित है। एक और है 61वां, याद रख लेना, क्योंकि परिसीमन की बात चल रही है, चुनाव लोकसभा की, राज्यसभा की बात चल रही है, विधानसभाओं की बात चल रही है। तो 61वां संविधान संशोधन विधेयक जो पास हुआ था 1989 में, ये राजीव गांधी थे उस टाइम पे प्रधानमंत्री। उन्होंने किया था कि जो हमारी वोट डालने की जो एज होगी वो 21 वर्ष से 18 वर्ष करी गई थी। उससे पहले 1989 से पहले 61वां संविधान संशोधन से पहले वोट डालने की जो उम्र थी वो 21 वर्ष थी। और एक 52वां संविधान संशोधन विधेयक याद रखना, दल बदल से रिलेटेड था। ये 1985 में आया था। ये भी राजीव जी की सरकार में आया था। तो राजीव गांधी जी की सरकार में थे जिस समय वो PM थे।
तो ये आपको याद रखनी है 106वां, 101वां, 73, 74, 61 और 52 के बारे में। तो आज का ये अगला आर्टिकल पे बात करते हैं। ये हमारा संविधान संशोधन पे हो गया। अब अगला आर्टिकल पे बात करते हैं हम, वो है जन विश्वास अधिनियम 2026। ये क्या कह रहा है? जन विश्वास उपबंधों का संशोधन अधिनियम है। मतलब कुछ चीज़ें थोड़ी सी चेंज हुई हैं। इसके बारे में क्या है, हम इसको पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या कहा गया है कि जन विश्वास विधेयक 2026 को 27 मार्च 2026 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था और 26 मार्च के बाद 1 अप्रैल को मतलब लोकसभा में और 2 अप्रैल को राज्यसभा में पारित कर दिया गया और 7 अप्रैल को राष्ट्रपति जी ने इस पर मंजूरी दे दी। ये अधिनियम क्या है? ये जन विश्वास अधिनियम 2025 के माध्यम से 23 मंत्रालयों द्वारा प्रशासित 79 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन किया गया है, जो विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 784 प्रावधानों को आच्छादित करता है। ये अधिनियम क्या है? वो मामूली प्रक्रियात्मक चूकों के लिए आपराधिक दंडों को समाप्त करता है और उनकी जगह दीवानी दंड या प्रशासनिक तंत्र का प्रावधान करता है। ये अधिनियम जीवन यापन की सुगमता में सुधार के उद्देश्य से भी संशोधन प्रस्तुत करता है। अब ये क्या चीज़ है? इसके जन विश्वास अधिनियम क्या है उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। और इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है आपको, मतलब एज अ नागरिक, एज ए सिटीजन आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग कब अवेयर नहीं होते हैं और फिर क्या रह जाता है। ये क्या है इसके बारे में आप पढ़िए। ये कह रहा है कि मतलब ये अधिनियम एक ऐसा नियामक वातावरण, मतलब एक रेगुलेटरी इन्वायरमेंट बनाने का प्रयास करता है जो अनुपालन को प्रोत्साहित करे और कानून के साथ दैनिक अंत्यक्रिया को सरल बनाए। कानूनों के साथ क्या होता है, जैसे सपोज बाई दैट मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कभी कभी हम हेलमेट नहीं लेके जाते हैं, कभी कभी हमसे गलती से छूट जाता है, तो इतनी बड़ी तो सज़ा नहीं होनी चाहिए कि आप ये करोगे वो करोगे। उसके लिए ये तभी ये व्यवस्था पहले से ही हो चुकी है कि आप अगर हेलमेट नहीं लाए हो तो आपकी गलती है भाई, वैसे तो आपको लाना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा अगर आप हेलमेट नहीं लाए हो। अगर पुलिस ने आपको रोका है तो पुलिस आपको थोड़ा सा क्या देगी, वो आपको मतलब थोड़ा सा प्रशासनिक दंड दे सकती है। वो कौन सा होगा? दीवानी दंड, या फिर जो प्रशासनिक तंत्र में का थोड़ा सा जो भी होगा कि आपका चालान काट दिया, आप पे इतनी फीस लग गई। ये थोड़ा रियल चीज़ें होती हैं जो आदमी केयर कर लेता है। तो ऐसे ही है कि जैसे कोई दंड से पहले चेतावनी है। आप जैसे सपोज बाई दैट आप सीट बेल्ट नहीं लगा के जा रहे हो, या फिर कुछ और ऐसा है, जूते पहन के घूम रहे हो, चल रहे हो, पुलिस ने आप बाइक से जा रहे हो तो कैसे शूज पहन लो, तो ये दंड से पहले चेतावनी का प्रावधान कर रहे हैं। मतलब ये कहेंगे कि नहीं तुम्हें ये एक बार छूट मिलती है, आगे से ध्यान रखिए। तो पहले आप चेतावनी, दंड से पहले चेतावनी, फिर अनुपातिक दंड, मतलब बहुत ज़्यादा दंड नहीं, दंड को अपराध की गंभीरता के अनुसार ही निर्धारित किया जाता है, जिससे निष्पक्ष, संतुलित और न्याय संगत प्रवर्तन सुनिश्चित होता है। तो अनुपालिक दंड की बात है, दंड से पहले चेतावनी दी जाएगी। तेज और न्यायपूर्ण समाधान, मतलब बहुत तेज होना चाहिए और न्याय के पक्ष में समाधान होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लटक जाएगा। तो जो मंत्रालय थे उनमें ये सब चीज़ें इम्प्रूवमेंट करी गई हैं। उनसे लेकर गतिशीलता दंड ढांचा, मतलब जो आपकी जो मतलब ऐसा मानो पनिशमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा आपका कैसा होना चाहिए, प्रोग्रेसिव टाइप का होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी। जन विश्वास अधिनियम 2026 कई ऐसे सुधार प्रस्तुत करता है जो सीधे तौर पर आम नागरिकों को लाभ पहुंचाते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि दैनिक जीवन में होने वाली छोटी छोटी त्रुटियां आपराधिक अभियोजन का कारण ना बने। जैसे मोटर दुर्घटना से पीड़ित कोई व्यक्ति है जो प्रारंभिक समय सीमा से दावा प्रस्तुत नहीं कर पाते, अब निर्धारित अवधि के अतिरिक्त 12 महीने तक क्लेम ट्रिब्यूनल में आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे पर्याप्त कारण प्रस्तुत करें। ये चीज़ें हो गई। ऐसे ही टिकट संबंधी मामले अब आपराधिक नहीं है बल्कि प्रशासनिक होंगे। जैसे मोटर वाहन अधिनियम 1988 है, पहले बिना टिकट यात्रा करने या टिकट दिखाने से इनकार करने पर 500 रुपये तक आपराधिक जुर्माना लगाया जाता था। इस सुधार के तहत इन अपराधों को नागरिक उल्लंघन के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया है, जिसमें 500 रुपये तक का दंड मतलब निर्धारित है। तो ये क्या होगा कि जन विश्वास, जनता का जो प्रशासन से हमारा अवेयरनेस नहीं है या प्रशासन से हमारी नफरत है कि आप तो इन्हें पकड़ लिया तो ये कुछ ना कुछ उल्टा सीधा
करेंगे या फिर ये ऐसे करेंगे या वैसे करेंगे या बिना रुपए लेके नहीं जाएंगे। तो हमारे कुछ होता है कि प्रशासन कुछ तो कर लेता है थोड़ा बहुत, वो उन प्रेशर में होते हैं डिपार्टमेंट के, और कुछ लोग उनकी इमेज ऐसी बना दी गई है। तो इन सब चीज़ से रिलेटेड है। अगला हमारा जो है 2 आर्टिकल हो गए हमारा, एक संविधान संशोधन हो गया, ये जन विश्वास अधिनियम 2026 है। फिर उसके बाद आ गया ज्ञानेश कुमार और ओम बिरला जो हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं के खिलाफ एक प्रस्ताव आया था। ये आया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख लेंगे हम क्या आया था इनके खिलाफ। ये आया था कि ओम बिरला तथा ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ये फरवरी 2026 से प्रारंभ होकर अप्रैल 2026 के मध्य संसद के भीतर 2 ऐसी घटनाएं आईं जिन्होंने भारतीय संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही पर गंभीर बहस छेड़ दी। पहली घटना थी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने का प्रस्ताव से जुड़ी थी, और दूसरी थी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के नोटिस से थी। ये दोनों ही मामलों का साझा संदेश ये था कि भारत का संविधान उच्च पदों की गरिमा और सुरक्षा को देता है, लेकिन उसे जवाबदेही से ऊपर नहीं रखता है। ये सारी चीज़ें थी। तो अब हम थोड़ी सी बात करेंगे ओम बिरला जो हमारे स्पीकर है उनके बारे में बात करेंगे। इसमें क्या हुआ था कि उनके खिलाफ ना 10 फरवरी 2026 को एक मतलब प्रक्रिया शुरू हुई थी, जब विपक्षी सांसदों ने उनके खिलाफ एक नोटिस दिया था। तो इसमें क्या हुआ था कि इसके पीछे मुख्य आरोप ये था कि वो सदन की कार्रवाई निष्पक्षता के मानक के अनुरूप संचालित नहीं हो रही है। चीज़ें आप देखते होगे, अगर आप लोग पॉलिटिकल इंटरेस्टेड हो तो विधानसभा सत्र चलते हैं अभी जैसे चल रहा है, तो उसमें थोड़ा बहुत मतलब अब वो पार्टी का व्यक्ति होता है। आपको इसके बारे में मैंने शायद परसों बताया था कि जो विधानसभा अध्यक्ष होता है वो कैसे होता है, वो उसकी चीज़ें बताई थी, कैसे निर्वाचन होता है। इनका निर्वाचन नहीं होते हैं ये इनका निर्वाचन ही होता है, नियुक्त नहीं होते हैं, निर्वाचन होता है इन लोगों का। तो फिर ये कैसे निर्वाचन होते हैं, पार्टी के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, इनका साधारण बहुमत से इनका निर्वाचन होता है। तो मतलब अप्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्ट तो वोटिंग होती नहीं है इनके लिए, हाथ खड़े करवा लिए या फिर जो भी व्यवस्था है वहाँ पे वो करवा लिए थे, इसकी प्रक्रिया नहीं है। तो इनके बारे में बताई जाती है। फिर इसका मतलब इनको नोटिस देने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। अब ये क्या है कि उसके बाद 12 मार्च 2026 से लोकसभा जो थे आपके लोकसभा सचिवालय के आधिकारिक वक्तव्य में स्वयं ओम बिरला भी स्वीकार किया था कि 10 फरवरी से विपक्ष ने उनके खिलाफ प्रस्ताव का नोटिस दिया था, और उसके बाद उन्होंने स्वयं को लोकसभा की कार्रवाई से अलग कर दिया था। ये प्रावधान है कि जो स्पीकर है वो लोकसभा की मतलब लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहेगा, अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करेगा। अगर वो चाहे तो बोल सकता है, लेकिन वो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में काम नहीं करेगा अपना। ये चीज़ें उसमें है। आर्टिकल 94 की बात की है, जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद से संबंधित बात करी गई है। हमारे में अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, परंतु ऐसा प्रस्ताव तभी लाया जा सकता है जब उसकी मंशा कम से कम 14 दिन पहले, मतलब 14 दिन पहले नोटिस आपको देना होगा, और आप लोकसभा अध्यक्ष के प्रति कोई भी कार्रवाई कर सकते हो उसके बाद। साथ ही अनुच्छेद 96 की बात करेंगे। इसमें आर्टिकल 96 के बारे में बताया। ये कहता है कि जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तब वे स्वयं सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे, जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हालांकि उन्हें चर्चा में भाग लेने और प्रथम अवसर पर मत देने का अधिकार होगा। तो वो 10 और 11 मार्च को इस प्रस्ताव का विस्तृत चर्चा हुई, और अंत में 11 मार्च को लोकसभा ने इसे ध्वनि मत से, क्योंकि उसको पास करने के लिए वो विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है जो कि हमारे विपक्ष के पास था नहीं, तो उसने फिर वो मतलब उसको पारित नहीं हो पाया, ऑब्वियसली सी बात है। इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं हम। आर्टिकल 94 के बारे में क्या प्रावधान है कि लोकसभा भंग होने पर भी अध्यक्ष तत्काल पद नहीं छोड़ते, वे नई लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक वो पद पे बने रहते हैं। एक तो ये व्यवस्था है आर्टिकल 94 में है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो लोकसभा मतलब नियम 200 का है, उसमें कहा गया है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव आरोप के बारे में स्पष्ट, सटीक और मानहानिकारक या आक्षेपात्मक भाषा से मुक्त होना चाहिए। मतलब उन पर आक्षेपात्मक भाषा, आक्षेप नहीं लगानी चाहिए, लैंग्वेज ऐसी नहीं हुई की जाएगी। ऐसे ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त में भी मतलब ये उनके साथ में यही रहता है कि अन्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटा सकते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ है कि हमारे यहाँ पे जो किन किन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मतलब या फिर कौन कौन से स्पीकरों को हटाने के को लेकर अविश्वास प्रस्ताव आए थे हमारे यहाँ पे, तो वो थे जीवी मालवंकर थे, उनके खिलाफ आया था 1954 में। फिर सरदार हुकुम सिंह थे, उनके खिलाफ आया था 1966 में। फिर
1987 में बलराम झाकड़ थे, इनके भी विरुद्ध आए, लेकिन ये है कि अब तक किसी भी लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से नहीं हटाया गया। आर्टिकल 94 में उनको अच्छे खासे मतलब क्योंकि मतलब उसके लिए 2/3 बहुमत से पास के वो बिल जो है प्रस्ताव है वो पारित होना चाहिए, तभी होता है। उसके बाद हम आते हैं हमारे ज्ञानेश कुमार पे, ज्ञानू पे। ये ज्ञानेश जी क्या कहते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, इनके खिलाफ भी आई थी कि जे कुछ कह नहीं रहे हैं इन्होंने, वो आई थी इनकी वीडियो कि क्या हमारी माताओं बहनों की वीडियो दिखानी चाहिए क्या, तो उसी को लेके इनकी बात आई थी थोड़ी सी। तो इनके विरुद्ध भी ये असंतोष जो आया था वो मार्च के दूसरे सप्ताह में स्पष्ट रूप से सामने आया था। ये पहली बार था कि जब किसी मुख्य निर्वाचित हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव मतलब नोटिस प्रस्ताव दिया था। ये ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ ये पहली बार आया था। इसमें क्या हुआ था, विपक्ष द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में उनके विरुद्ध पद से हटाने का नोटिस दिया गया था और उस पर क्रम से 130 तो लोकसभा में थे और 63 राज्यसभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। लेकिन क्या होता, अनुच्छेद 324 जो कहता है, अब हमारा निर्वाचन आयोग की हमने बात करी थी 324 से लेकर 329 तक, हमारा क्या है निर्वाचन आयोग की बात हम कर चुके हैं। 324 से लेकर 329 तक ये था, ये हमारे संविधान के भाग 15 में इसका उल्लेख है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या कहा गया अनुच्छेद 324 में, अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल उसी प्रकार और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जैसे हटाया था उसी आधार पर हटाया जाता है। और 124(4) जो क्या वो कहता है कि न्यायाधीश को केवल तभी हटाया जा सकता है जब संसद के दोनों सदन उसी सत्र में राष्ट्रपति को संबोधित प्रस्ताव पारित करें और वह प्रस्ताव प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत मतलब विशेष बहुमत से पास किया जाएगा, तभी वो नोटिस पास होगा, तभी उसके बाद राष्ट्रपति उनको हटा सकते हैं। तो ये चीज़ें थी। और इसके बाद तो इसमें कुछ विशेष प्रावधान नहीं है, इतना ही है। तो इस आर्टिकल को लेकर ज़्यादा वो नहीं होने का। ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो हमको याद रखना चाहिए, जिसके बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। ये है कि केरल का नाम बदलकर इसकी केरलम करने की बात कही गई थी कि मतलब एक प्रस्ताव आया था कि जो केरल राज्य है उसका नाम बदल के केरलम कर दिया जाना चाहिए। तो वो आया था, उसमें क्या क्या बात कही है उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें क्या ये था कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य को केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के पश्चात भारत के राष्ट्रपति केरल विधेयक 2026 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधान के तहत राज्य केरल की विधानसभा को उसके विचार व्यक्त करने के लिए संदर्भित करेंगे। लेकिन केरल विधानसभा के विचार प्राप्त होने के बाद भारत सरकार आगे की कार्रवाई करेगी तथा संसद में केरल विधेयक 2026 प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा प्राप्त की जाएगी। उनसे पूछा जाएगा कि हाँ जी प्राप्त मतलब विधेयक पास मतलब ये प्रस्ताव लेके जाएं या नहीं जाएं संसद में, जिससे राज्य केरल का नाम बदल के केरलम किया जा सके। अब इसमें क्या क्या चीज़ हमें पढ़ने की है, देखो इसमें चीज़ ये तो यहाँ तक तो कुछ नहीं है। एक तो आर्टिकल 3 के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे, और क्या क्या पढ़ेंगे मैं और भी बताता हूँ, आप देख लेना, अगर आपके पास समय हो तो आप लिख लेना। केरल विधानसभा में मतलब 24 जून को विधानसभा में केरल मतलब देखो 24 फरवरी को हमारी केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठी है और 24 जून को मतलब इस प्रस्ताव को पारित कर दिया था। इसके बाद क्या होता है, संवैधानिक दृष्टि से अनुच्छेद 3 संसद को किसी राज्य का नाम परिवर्तित करने की शक्ति प्रदान करता है। इसके साथ ही अनुच्छेद 4 वो ये व्यवस्था करती है कि अनुच्छेद 3 के तहत किए बनाए गए कानून में प्रथम अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची में आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं, वो आर्टिकल 4 कह रहा है। इसके बाद आर्टिकल 4 में का कि मतलब क्लास 2 कह रहा है कि वो ये कहता है कि ऐसा कानून अनुच्छेद 368 के अंतर्गत सामान्य संविधान संशोधन विधेयक नहीं है। जैसे किसी का नाम बदला जा रहा है राज्य का या उस राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाया जा रहा है, तो वो क्या है हमारा, वो हमारा संविधान संशोधन विधेयक नहीं है। तो इसके बारे में उसने थोड़ी सी बात करी है, और तो कुछ है नहीं, लेकिन हम भाग 3 के बारे में थोड़ा सा ज़रूर पढ़ेंगे और थोड़ा सा ये केरल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस भाग 3 में क्या दे रखा है, हमारे संविधान के भाग 3 में दे रखा है कि संघ, उसका नाम है भाग 1
संविधान का भाग 1 है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बात करी गई है। इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है प्रावधान है। तो अनुच्छेद 1 का क्या है, वो अनुच्छेद 1 में तो कहा है कि इंडिया दैट इज़ भारत वो राज्यों का एक संघ होगा, इसके बारे में बात करी गई है कि वो राज्यों का एक संघ होगा, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 2 में क्या है कि संसद को ये शक्ति दी गई है कि भाई नए राज्यों को संघ में प्रवेश दे सके और उनकी स्थापना करे। नए राज्य जैसे देखो अब आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि मैंने 3-4 बार पढ़ लिया इसलिए मुझे कन्फ्यूजन नहीं हुआ है, लेकिन मुझे सबको ज़्यादातर लोगों को जिनसे मेरी बात हुई है स्टार्टिंग में या हम लोग पढ़ते हैं तो बात होती है, तो उन्हें अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में कन्फ्यूजन होता है। मैं भी पढ़ रहा हूँ, फिर आप बताना आपको हुआ कि नहीं। आपको हुआ होगा और नहीं हुआ होगा तो फिर अच्छी बात है, हुआ होगा तो मैं आपको कन्फर्म करूँगा। अनुच्छेद 2 कह रहा है कि संसद को ये शक्ति दी गई है कि वह नए राज्यों को संघ में प्रवेश दे सके या उनकी स्थापना करे। अनुच्छेद 3 कह रहा है संसद को नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है। अब वो पहला कह रहा है कि संसद को शक्ति दी है कि नए राज्यों को संघ में प्रवेश दे या उसकी स्थापना करे, और अनुच्छेद 3 कह रहा है कि संसद को नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं और नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है। तो देखो अनुच्छेद 2 जो है वो ये कह रहा है नए राज्यों को, मतलब संघ मतलब भारत में कोई ऐसा भू क्षेत्र होगा उसको ऐड करने की बात करता है। लेकिन जो अनुच्छेद 3 कहता है वो कौन से, जो हमारे भारत के ही जैसे उत्तराखंड बन गया 2000 में, उत्तराखंड और झारखंड और छत्तीसगढ़ ये बनाए गए, तो ये अनुच्छेद हमारे 3 के अंदर आएंगे। लेकिन जैसे हमने सिक्किम ले लिया, हमने गोवा लिया था क्या कहते हैं बाद में फ्रांसीसियों से, और सिक्किम, गोवा, दादर नगर हवेली लिए थे, तो ये अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें ये चीज़ें याद रखनी है हमको खास करके। उसके बाद हमारा ये अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 के बारे में हमने अभी डिस्कस कर लिया था। और केरल के बारे में थोड़ा याद रखो। केरल के कल पर हमने बात करी थी, क्योंकि अभी केरल में विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो केरल के बारे में हमने बात करी थी। और केरल में क्या है, वहाँ के जो CM बने हैं वो BD सतीशन बने हैं। वहाँ के जो गवर्नर हैं वो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। वहाँ के जो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं वही तमिलनाडु के भी गवर्नर हैं। तो इसके बारे में भी हमने बात कही थी कि क्या एक राज्यपाल जो होगा वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो ये वाली बात हम लोगों ने करी थी, उस दिन डिस्कस करी थी, वो आगे अब नहीं करेंगे डिस्कस। आज एक और आर्टिकल है जो लास्ट है, फिर छोड़ देंगे। वो है कि उभयलिंगी व्यक्तियों मतलब उभयलिंगी व्यक्ति संशोधन अधिनियम आया था। ये आया था 2026 में आया था। इसको ये भी पारित हो गया, क्योंकि साधारण विधेयक से होता है तो 50% प्लस 1 से ये विधेयक पारित होता है, तो इसको लेके ज़्यादा कुछ दिक्कतें नहीं रहती हैं। ये है कि ये कह रहा है, इसमें पहले तो ये बताते हैं ट्रांसजेंडर व्यक्ति संशोधन विधेयक 2026 को 13 मार्च 2026 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, जिसे लोकसभा ने 24 मार्च 2026 को और राज्यसभा ने 25 मार्च को मंजूरी प्रदान कर दी थी। 30 मार्च को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी और ये अधिनियम हो गया। ये अधिनियम उभयलिंगी मतलब ट्रांसजेंडर को, ये अधिनियम है जो मतलब ट्रांसजेंडर अधिनियम 2019 उनके अधिकारों के संरक्षण के ऊपर बात करता था, जो कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों और उनके कल्याणों से संबंधित प्रावधान करता है। तो जो 2019 में एक आ गया था, जो ट्रांसजेंडरों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम करके 2019 में ये आया था। उन्होंने आपको शायद याद होगा कि 2018-19 में जब लोकसभा चुनाव थे, 19 में चुनाव थे, तो उससे पहले जो ट्रांसजेंडर थे उन लोगों ने बड़ा मतलब थोड़ी सी अपनी बात को थोड़ा सा उठाई थी, तो उसको लेके फिर 2019 में जो विधेयक था वो पारित हो गया था। अब उसी को थोड़ा सा चेंज करके उसमें कुछ संशोधन करे गए हैं। उसमें कुछ देखा गया है कि जब से ये विधेयक पारित हुआ है तब से कुछ लोगों के साथ मतलब गैर मानवीय कृत्य हैं वो हो रहे हैं, कुछ अपराध बढ़ रहे हैं, जैसे लोगों को ट्रांसजेंडर बना दिया, ज़बरदस्ती बना दिए, उनके अधिकार मिल रहे हैं, तो फिर लोग उसका कुछ मिसयूज भी कर रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को लेकर ये विधेयक बना है। तो उसके बारे में क्या आया है, ये मार्च में पारित हो गया है। तो अब ये पूर्ण रूप से अभी मतलब काम कर रहा है। ये कह रहा है कि बस 2019 का मूल अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा, उनकी पहचान की मान्यता, भेदभाव निषेध और कल्याणकारी उपायों के लिए बनाया गया था। और क्या हुआ था 2019 के मूल अधिनियम की इसके धारा 18 में 4 सामान्य अपराध हैं, जैसे जबरन, बधुआ श्रम,
ट्रांसजेंडर का, या उस पर सार्वजनिक स्थानों पर जाने से उसको रोकना, उसको घर गांव छोड़ने पर मजबूर करना। जैसे हमारे यहाँ कोई बेटी या हमारी कोई बहन ऐसी ट्रांसजेंडर जन्म लेती है, या कोई भाई ट्रांसजेंडर जन्म लेता है, तो गांव के लोग उसको बड़ा अशगुन कहते हैं। तो पहले ये हुआ था कि महिलाओं को या लड़की, जो भी बच्चे या लड़के होते थे, उन्हें निकाल दिया जाता था, या उन पर शारीरिक या मानसिक हानि के लिए कुछ ऐसा शारीरिक रूप से कोई हानि पहुंचाई जाती है या मानसिक रूप से कोई हानि पहुंचाई जाती है ऐसे व्यक्तियों को, तो उनके लिए 6 से 2 वर्ष की सज़ा का मतलब प्रावधान था। और इसकी धारा मतलब जो 6 था, उसमें शपथ आधारित आवेदन का प्रारूप रखा गया था, जिसमें था कि आवेदक स्वयं ट्रांसजेंडर घोषित करता है। इस कारण पहले की व्यवस्था को व्यावहारिक रूप से आत्मघोषण माना जाता था। अब क्या हुआ है 2026 में, क्या हुआ है कि संशोधन के बाद जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति की परिभाषा है, अब वो सूचीबद्ध श्रेणियों में इंटरसेक्स विविधताओं मतलब इंटरसेक्स डाइवर्सिटी के बारे में, जबरन ट्रांसजेंडर पहचान अपनाने के लिए बाध्य व्यक्तियों पर आधारित है, मतलब आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते उसके लिए। अब ये संशोधन अधिनियम ये क्या कह रहा है, परिभाषा को मतलब प्रावधान किया उसमें हटाने का, इसके स्थान पर श्रेणियों की एक सूची प्रदान करता है जिन्हें उसमें शामिल किया गया है। जैसे LGBTQ है, अब आप ऐसा ना है कि सब ट्रांसजेंडर ही हैं, अब आप कौन हैं कैसे हैं वो आपकी सारी डिटेल रखी जाएगी। LGBTQ में लेस्बियन हैं, गे हैं, ट्रांसजेंडर हैं, या फिर आप और हैं क्वेरी हैं, जो भी आपकी है जो सीरीज़ लंबी LGBTQ+ हो गई, अब तो और आगे चली गई है, तो इसको लेकर बात करिए। एज ए सिटीज़न हम लोगों को इसके लिए बहुत अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप जैसे अभी भी कोई ट्रांस वूमेन हमारे यहाँ हमारे क्षेत्रों में कभी फंक्शन वगैरह में आती हैं, तो लोग मतलब उसको देख के मजाक करते हैं, ही दृष्टि से देखते हैं कि इनकी हाई लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उसको लेकर हमें थोड़ा सेंसिटिव होना है, संवेदनशील होना है कि ऐसे किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। और क्या है इस अधिनियम में, इसके अंदर अब क्या चेंज कर गया है, इस अधिनियम के अंदर वे व्यक्ति शामिल हैं जिनकी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान किन्नड़, हिजड़ा, अरावाणी और जोगता के रूप में होती है, तथा वे व्यक्ति भी जिनकी जन्म के समय प्राथमिक मतलब यौन विशेषताएं बाहरी जनन अंग, क्रोमोसोम्स या हार्मोन्स या पुरुष महिला शरीर के सामान्य मानकों से जो सामान्य स्टैंडर्ड होते हैं उनसे भिन्न होते हैं, वे लोग शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में कुछ नई श्रेणियों को शामिल किया गया है, जैसे ये यूनिक जोड़ दिए गए हैं। ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जिन्हें म्यूटेशन मतलब इम्यूनसेक्स, सर्जिकल, रासायनिक अथवा हार्मोनल प्रक्रिया तथा लालच, प्रलोभन या धन आदि के माध्यम से जबरन ट्रांसजेंडर पहचान अपनाने के लिए बाध्य किया गया है। ऐसे लोगों को भी जोड़ा गया है। और क्या क्या है, पहचान की मान्यता के संबंध में अधिनियम के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर प्रमाण प्राप्त कर सकता है। ये वाली चीज़ें इसमें बढ़ाई मतलब इसमें थोड़ी सी ऐड करी गई हैं। अब इनमें और क्या जोड़ा गया है, अब इसमें अपराध एवं दंड, एक नज़र में इसमें क्या क्या अपराध एवं दंड बनाया गया। इसमें यह है कि ये कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति का अपहरण करके उसे मतलब किसी व्यक्ति को आपने किडनैप कर लिया, फिर उसको ट्रांसजेंडर अपनाने का कुछ ऐसा मजबूर किया जाता है, या उसे गंभीर स्थायी रूप से शारीरिक मतलब उसको कोई फिजिकली कोई मतलब डैमेज कर दिया, उसका कोई पार्ट्स वगैरह, तो उसके लिए बहुत कठिन प्रावधान है। अगर बालिग पीड़ित के मामले में कोई बालिग है तो उसके लिए तो 10 वर्षों का या से लेकर आजीवन कारावास तक है, और न्यूनतम है 2 लाख तक की सज़ा। और अगर कोई व्यक्ति छोटा है मतलब बच्चे के बारे में है तो आजीवन कारावास होगा और मिनिमम 5 लाख का जुर्माना होगा। ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति को ट्रांसजेंडर के रूप में प्रस्तुत करके भीख मंगवाने, आजकल क्या हो गया है जैसे क्या कर रहा है, भीख मंगवाने, गुलामी, उन्हें बदुआ मंजूरी के लिए मजबूर किया जाता है। तो जो बालिग लोग हैं पीड़ित के मामले में तो 5 से 10 लाख का कारावास है और न्यूनतम 1 लाख है। और अगर किसी बच्चे ट्रांसजेंडर बच्चे के साथ में ऐसा कर रहे हो तो इसमें 10 से 14 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 3 लाख रुपए तक का जुर्माना। आजकल लोगों ने क्या किया है कि ट्रांसजेंडर बना देते हैं, जैसे जो लड़के होते हैं थोड़े बहुत, आजकल तो जो अनाथ वगैरह बच्चे होते हैं उन्हें उठा लाते हैं और उन्हें हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो उनका जो हार्मोन्स होते हैं वो बिगाड़ दिए जाते हैं, फिर उनको उनमें ऐसी क्वालिटी मतलब डेवलप हो जाती हैं, तो वो जो ट्रांसजेंडर वाली जो क्वालिटी होती है उनमें वो डेवलप कर देते हैं। अब वो हमारे ऊपर जो लोग ले जाते हैं उन पर आश्रित रहते हैं, तो फिर उन्हें क्या कहते हैं, ट्रेन्स में, चौराहे पे, ट्रैफिक सिग्नल्स पे और जगह जगह मार्केटों में उन्हें भेजते हैं और फिर उनसे उगाही कराते हैं, मतलब जो मांगते हैं, जो भी उनका प्रोसेस होता है। तो उसके बारे में ये प्रावधान है कि अगर तुमने बालिग के साथ ऐसा किया है तो तुम्हारे साथ क्या होगा, 5 वर्ष से मतलब 5 से 10 वर्ष का कारावास होगा, और अगर कोई बच्चा है तो उसके बाद में 10 से 14 वर्ष की सज़ा का प्रावधान कर दिया है। तो यही आया है
बाकी और ट्रांसजेंडर के बारे में थोड़ा सा और प्रावधान है। ट्रांसजेंडर के बारे में हमें थोड़ा और पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हम सेंसिटिव मुद्दा है तो इसको थोड़ा पढ़ लेंगे। इसमें ये है कि भारतीय संविधान में जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति होते हैं उन्हें नागरिकों की तरह ही मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कभी कभी कह देते हैं इन्हें मौलिक अधिकार नहीं है। जैसे हम लोग पढ़े हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये ना, कुछ लोगों को, कुछ पढ़े लिखे लोगों से अभी मेरी बहस तो नहीं, कुछ टॉपिक पर चर्चा चल रही, तो वो कह रहे हैं कि ये ट्रांसजेंडर तो नागरिक ही नहीं होते हैं। तो नहीं भाई, ये नागरिक होते हैं, और जो सुविधाएं हमें या जो अधिकार हमें हैं एज ए नागरिक, वो सारे अधिकार इन लोगों को प्राप्त हैं। अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 15 है, इवन अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के मामले में बात करिए। देखो अभी मैं शायद 6-7 महीने पहले देख रहा था कि एक ट्रांसजेंडर वूमेन थी बिहार में, शायद वो बिहार दरोगा बनी है। तो वो कह रही थी कि उससे पहले बता रही थी वो मांग के खा रही थी, और उसके फादर ने उनके बारे में बहुत अच्छी बातें बताई थी। तो ऐसा नहीं है, उन्हें आर्टिकल 14 अनुच्छेद 16 में उन्हें अधिकार है, मतलब लोक नियोजन में सरकारी नौकरियों में उन्हें भी जाने का अधिकार है। एक मामला थोड़ा सा फेमस है 2014 में, क्योंकि ये एक्टिविस्ट तो काफ़ी टाइम से ही चल रहे थे। 2010 के बाद ही ये लोग एक्टिव, मतलब ज़्यादा ग्लोबली एक्टिव हो गए थे। पहले भी कुछ लोग थे, एक्टिविस्ट थे, जो कार्यकर्ता थे, सामाजिक वो थे, लेकिन 2014 में एक नालसा बनाम भारत सरकार आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मतलब फैसला दिया था कि जो ट्रांसजेंडर है वो थर्ड जेंडर के रूप में कानूनी मान्यता दी गई थी। पहले ये होता था कि 2 ही जेंडर होंगे, मेल होगा फीमेल होगा, मतलब हमारे थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर की मतलब मान्यता ही नहीं दी गई थी। तो ये 2014 में दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि मतलब उनके जो थर्ड जेंडर होता है उसको कानूनी मान्यता दी गई, और उन्हें अपनी पहचान का अधिकार भी दिया गया कि भाई आप ट्रांसजेंडर और ये आपकी पहचान है और इसका आपके पास अधिकार है, और वो आपको कोई हे दृष्टि से नहीं देखेगा। तो ये था। फिर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए जो अधिकार अधिनियम 2016 आया, जो 2009 है, इसमें ये कहा था कि इस अधिनियम में ये था कि इन्हें कानूनी शिक्षा, मतलब कानून शिक्षा, मतलब लॉ की एजुकेशन, इनके लिए रोजगार, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवाओं में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ भेदभाव को रोकता है। मतलब आर्टिकल 16 के बारे में बात किया है, और उन्हें कानूनी पहचान पाने का अधिकार देता है। और क्या था इसमें, इस कानून में समय समय पर समुदाय की सुरक्षा, मतलब जो ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है उसकी सुरक्षा, उनकी पहचान प्रक्रिया और कल्याणकारी योजनाएं, उनके लिए कोई वेलफेयर स्कीम्स के बारे में बेहतर बनाने, तथा उनके खिलाफ जो भी कोई हिंसा हो रही है तो उसके खिलाफ सख्त दंड के प्रावधान किए गए थे। तो इसमें यही था ट्रांसजेंडर के बारे में। तो आप थोड़े से ट्रांसजेंडर के बारे में और अवेयर होना, LGBTQ के बारे में थोड़ा अवेयर होना। मुझे लग रहा है एज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो खैर जो इसमें जो चीज़ें हैं वो मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है एज ए नागरिक हमें इसको लेकर बहुत अवेयर होना चाहिए। क्योंकि इवन हम तो ट्रांसजेंडर क्या, हमें तो हर मतलब जेंडर के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। अगर मैं पुरुष हूँ, और पुरुष होने के नाते अगर मेरे साथ या मेरे आसपास मेरी बहन, मेरी दोस्त, मेरी कलीग या मेरी टीचर है, वो अगर ऐसा महसूस कर रही है मेरे से को लेके, या मेरे वहाँ खड़े होने के बावजूद वो ऐसे महसूस कर रही है कि असहज महसूस कर रही है, डरा हुआ महसूस कर रही है, तो मेरा मतलब पुरुष होने पे या मेरे लड़के होने पे, मतलब दुनिया की सब कुछ पाने के बाद भी मैं तो कुछ नहीं पाया ना, कि एक महिला असहज महसूस कर रही है, एक बेटी में असहज महसूस कर रही है। तो हमें जेंडर सेंसिटिव होना चाहिए, मतलब हमें महिलाओं के लिए आगे बढ़ाना चाहिए, उन्हें सुरक्षा देनी है। और सेम है जी, हमारी सिस्टर्स हैं जो मेरी बहन है, जो मेरी माँ है, या जो भी हैं मेरे मतलब फीमेल्स हैं, उनके लिए भी यही कि अगर आप फीमेल्स हो तो आपको कम से कम आपके दोस्त जो भी हैं, आपके साथ पढ़ने वाले आपके कोलीग्स हैं, या जो आपके साथ आसपास जो लोग हैं, उनको ये महसूस नहीं होनी चाहिए कि ये लड़की है, ये मेरा कुछ गलत फ़ायदा मेरे लिए गलत फ़ायदा हो जाए। क्योंकि आजकल ये सीन हो गए, मैं भी ये चीज़ महसूस करता हूँ, कभी कभी मेट्रो में या कहीं रोड पे कोई महिला असहज महसूस करती है, तो अब वो पुरानी घटनाएं कि उसने बुलाया था, फिर उसने मेरे पे उल्टे सीधे एलिगेशन लगा दिए, और फिर व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को लगता है कि ख़त्म करनी चाहिए। मतलब फीमेल्स के लिए भी, फीमेल्स के केस में तो ये कम है, पुरुष के केस में क्योंकि ज़्यादा है, अभी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि पुरुष अनुपात ही यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसको लेके ये चीज़ें चल रही हैं। तो आई थिंक कि हम लोगों को मैं तो एट द एंड में यही कहूँगा कि हमें जेंडर सेंसिटिव होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। कोई भी जेंडर हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, इनके प्रति सेंसिटिव रहना चाहिए और इनका सबका सम्मान करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें सम्मान पाना है तो सबसे पहले हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए। तो ठीक है, आज की क्लास फिर लंबी हो जाएगी और चर्चा फिर कभी करेंगे। तो आज के मतलब जो वीडियो है यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू। ये जो बात मैंने बोली है वो थोड़े से अगर जो आपको लगे
तो लिख लेना, नहीं तो सुन लेना, मैं इसको बार बार रिपीट करूँगा। और ये करंट की क्लास है तो आप सबको आई थिंक अच्छी लगेगी। आपको अच्छी लगे तो फिर इसको शेयर करना दोस्तों में। मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना, और जो भी सुझाव आपको लगे वो मुझे सुझाव ज़रूर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच।